Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube चैनल GS 365। आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का है, जहां हम हर रोज़ की तरह आज भी डिस्कस करेंगे MCQ के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स। व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस सीरीज, व्हाई दिस सीरीज हैज़ स्टार्टेड फॉर यू, व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द टारगेट एंड व्हाट इज़ द गोल। सब चीज़ हम डिस्कस करते हैं। हर रोज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये सीरीज क्यों स्टार्ट की थी, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आप सभी को मैं बार बार अब रिपीट नहीं करूँगा। अब आप समझ चुके होंगे कि इस सीरीज का हमें क्या फ़ायदा होता है जब हम डेली बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन पर डे का मतलब है 30 डेज में 300 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन को आप एडअप करेंगे, 365 दिन होते हैं। अगर आप 65 को हटा भी तो 3000 क्वेश्चन लगभग आपके रेडी हो जाएंगे प्रैक्टिस के दौरान। फिर उसके साथ साथ हम कवर करते हैं स्टैटिक पार्ट, उस क्वेश्चन रिलेटेड क्या क्या स्टैटिक पार्ट हो सकता है। तो आपका जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो भी आप फाउंडेशन जहाँ से भी आप कवर कर रहे हैं, उससे अलग आपका एक और पोर्शन धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा। और जब वो एक लंबा समय उसको हो जाए करते हुए, तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है एग्जाम में, वो सब चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। राइट। दूसरा पॉइंट आप यहाँ समझ सकते हैं कि जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो फॉर्मेशन आप समझ पाते हैं। साथ ही साथ एक स्टैटिक पार्ट जो आपको किसी भी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके सिलेबस में होती हैं, बट कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं बताई जाती हैं। ठीक है, लो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जीरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आप कहाँ पढ़ेंगे? किसका क्वेश्चन लग रहा है आपको? ये पता ना, कोई बताओ मुझे किसका क्वेश्चन लग रहा है? ये किसका लग रहा है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। लेकिन सिर्फ जब आपको पढ़ाया जाएगा, पहले तो मैं रेयर ऑफ द रेयर कह रहा हूँ कोई आपको पढ़ाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन पढ़ाएगा तो आपको उसे बताएगा महिलाओं की जो हमारा ये है कार्यबल भागीदारी क्या होती है, एक डेफिनेशन, सिंपल कॉन्टेक्स्ट। अगर आप एसएससी वाला इंस्टीट्यूशन करेंगे तो आपको ये भी नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको डाटा पढ़ा दिया जाएगा जो करंट अफेयर्स का होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्या है, इस तरीके की चीज़ें आपको क्लासेस में नहीं बताई जाएंगी। इस तरीके की चीज़ें आपको बताई जाएंगी स्टैटिक पार्ट जब हम कवर करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये वाला क्वेश्चन कहीं भी आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं बताया जाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन नहीं कवर कराएगा, ये कहीं कॉन्सेप्ट में आएगा ही नहीं। इसका जो भी स्टैटिक पार्ट है वो भी किसी कॉन्सेप्ट में आपको नहीं आएगा, कहीं भी वो रिलेट ही नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी इंस्टीट्यूट की गलती है या कोई गलत है, नहीं। ये वाला क्वेश्चन आपको कहीं रिलेट ही नहीं कर पाएंगे आप किसी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि किसी भी जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें कहीं भी ये कॉन्सेप्ट में रिलेट होता ही नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, देखो आईआर का क्वेश्चन है, आप कहाँ से पढ़ लेंगे? अगर आप सिविल्स पढ़ रहे हैं तो आप ये चीज पढ़ेंगे, अदरवाइज आप कहाँ से पढ़ेंगे? कोई कवर ही नहीं कराएगा। क्या करा पड़ेगा? हिस्ट्री, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, 4 कोर सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं जब कोई भी क्वेश्चन ज्वाइन करते हैं, कुछ भी आप कहीं भी स्टार्ट करते हैं। बेसिक सब्जेक्ट हैं, फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं, पढ़ाए ही जाएंगे। बट इकोनॉमिक्स को भी, अगर मैं एसएससी वाले इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वो इकोनॉमिक्स को पीछे रखते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, थोड़ा और हम ग्राउंड पर देखते हैं। तो जो छोटे टाउन्स हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो पढ़ाते ही नहीं है इकोनॉमिक्स। उनको लगता है कि इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ऐसी चीज़ें 2-4 डाटा बता दी जो ये जैसे ये हमारा है, इस तरह के क्वेश्चन बता दो एक दो और इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई हमारी। उनको ऐसा लगता है। तो भाई मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको, आप करंट अफेयर्स पढ़िए और साथ ही साथ स्टैटिक भी थोड़ा कवर कर लीजिए। ये वाले जो स्टैटिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये वाले आपको किसी भी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, कहाँ पढ़ाया जाएगा? लो एनएसजी कहाँ पढ़ाया जाएगा बताना, आ जाओ है। आईएमएफ के बारे में बता देंगे, ठीक है। आईएमएफ क्या होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन वो कब बताया जाएगा? जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मैं फिर से बता चुका हूँ इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ पढ़ाई जाएगी, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेता हूँ। ये बताओ ये कहाँ पढ़ाई जाएगी? ये कहीं भी नहीं बताया जाएंगे। तो बेटा ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं होती हैं, जिसके कारण वो क्लास में नहीं बताई जाती हैं।
और आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव जो फंडामेंटल्स बैच चलते हैं उनमें ये चीज़ें बच जाती हैं, छूट जाती हैं, आप उन चीज़ों से आप वंचित रह जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर लेते हैं किस इंस्टीट्यूट से, 5 से 6 महीने कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी एक परिपूर्ण या कंप्लीट हो जाती है। बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन जब एग्जाम में आपको दिखते हैं तो आपके होश खुल जाते हैं, आपके बटन खुल जाते हैं सारे कि सर ये क्या हो गया, हमें तो ऐसे बताया नहीं गया था। अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनसे क्वेश्चन, इन वाले क्वेश्चन को हटा दें तो ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे डील करेंगे आप? उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा आपको GS 365 को सब्सक्राइब और ज्वाइन। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में उल्लेखनीय 2018 में 23% से बढ़कर 2023-24 में लगभग हो गई है। कितनी हो गई है ये हमारा क्वेश्चन है। 41%, 42%, 43%, 44%, कितना परसेंट हो गई है बढ़ के, हमारा क्वेश्चन ये है। तो बताइए कितना परसेंट है। भारत में महिलाओं की जो कार्यबल में भागीदारी है उसमें वृद्धि हुई है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2023-24 में कितनी वृद्धि हुई है ये हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन हमारा है भाई सिंपल सा 42%। 42% यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि 42% में 42% वृद्धि हुई है, 42% इंक्रीजमेंट। भाई हट जा, इंक्रीजमेंट हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। और ये 2018 का डाटा ये वाला आपके पास है। 2018 में क्या सिचुएशन थी वो आपके सामने ये रही। दोनों ही चीजें मैंने आपके सामने रखी। यह आंकड़ा किसने दिया है बेटा? यह डाटा किसने दिया है? यह डाटा किसने दिया है बताइए मेरे को। यह डाटा दिया है हमारा वर्ल्ड बैंक ने। किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने। यह डाटा हमारा वर्ल्ड बैंक ने दिया है। ठीक है, क्लियर। उनका यह कहना है कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़े जो है उनसे पता चला है कि भारत ब्रिक्स देशों में आगे रहने वाला देश है और पिछले एक दशक में ब्रिक्स देशों में महिला श्रम भागीदारी में भारत की सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। एक्चुअल ये आंकड़ा है इनका। भारत सबसे अधिक वृद्धि करने वाला देश है, सबसे अधिक वृद्धि कहां पे बेटा? ब्रिक्स देशों में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है ये। और वृद्धि किसमें की है? श्रम भागीदारी और महिलाओं की बात हो रही है। श्रम भागीदारी और महिलाओं की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, क्लियर, राइट। कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों सही तरीके से मिल गए होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, राइट। चलिए अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, बहुत ही सिंपल सा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए मैंने यहाँ पे ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग भी मिले और कुछ नया सीख के जाएं आप। मैं भी आपको वही वापस से पॉलिटी, इकोनॉमी का वही वही सेम चीज। आप मेरी पॉलिटी क्लास लेंगे ना, उसमें भी आपके बोल ढल जाएंगे सारे। आपने कहीं से पढ़ रखी हो, आई डोंट केयर, कहीं से पढ़ रखी हो, बट जब मेरी क्लास लेंगे ना तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, एडिशनल मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा। लेकिन मेरी करने के बाद आपको कहीं से सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने मेरी क्लास ले ली उसके बाद आपको कहीं से सीखने के लिए नहीं मिलेगा कुछ भी, इतना सिखा दूंगा। ठीक है, तो एक बार क्लास लीजिए जरूर अगर आपको इंटरेस्ट है। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD और भारत भवन के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, मथुरा। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? तो बेटा जी सिंपल सा राइट ऑप्शन हमारा है भोपाल। क्या है जी? भोपाल हमारा राइट ऑप्शन है। भोपाल हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे आएगा बेटा भोपाल।
डन, कोई दिक्कत? यानी कि जो एनएसडी है और भोपाल में स्थित भारत भवन, उनके बीच एक MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका उद्देश्य है कि जो रंगमंडल रंगशाला का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था पहले, उसको वापस से पुनर्जीवित करना। ठीक है, जो देखा गया है कि इन क्षेत्रों में पिछले 20 सालों से वो एक इनएक्टिव, जिसे बोलते हैं निष्क्रिय वाले फेज में चला गया, निष्क्रिय वाले तरीके से देखा जा रहा है। तो उसे वापस से पुनर्जीवित करना है, वापस से उसको क्रिएट करना है, वापस उसको खड़ा करना है। इस उद्देश्य के साथ इन्होंने MOU साइन किया गया है दोनों ने, ताकि उसको दोबारा से स्थापित कर सकें और एक गुणवत्तापूर्ण रंगमंच को बढ़ावा दें, क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा जरिया होता है। आजकल सभी को पता है कि तनाव कितना है जीवन में। ठीक है, क्लियर? तो इससे सिंपल सा मध्य प्रदेश है, और पूरे भारत को ओवरऑल हम देख सकते हैं कि पूरे भारत को इससे हमें एक दर्शकों के रूप में लाभ हमें मिलेगा, हमें मनोरंजन के साधन मिलेंगे नए। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? तो इसके हम जो फायदे देख सकते हैं, जो लाभ हम देख सकते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिवली दिखते हैं। ठीक है, डन। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, भारत ने अक्टूबर 2025 के कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो बाबूजी समझने एक चीज है, क्या 10 समझौते किए हैं, 10 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन हमारे हैं, भारत किसके साथ किया है? चीन, फ्रांस, जापान, मंगोलिया। किसके साथ किया बाबूजी, बताइए सर, किसके साथ किया है? तो राइट ऑप्शन हमारा है मंगोलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट है। डन, कोई दिक्कत परेशानी? सिंपल, यानी कि भारत और मंगोलिया के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 10 समझौतों का ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया, यानी कि 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ओवरऑल समझिए, जिसमें हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है विरासत का लिए, जो विरासत है, जो हमारे हेरिटेज हैं, उनको वापस से क्या करना है, उनको उनकी मरम्मत करनी है, यानी कि जीर्णोद्धार एक वर्ड होता है, मरम्मत करने के लिए करना है। मानवीय सहायता, सहकारिता को बढ़ावा देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, डिजिटल समाधान, आप सभी को पता है भारत का डिजिटल एक प्रोडक्ट है UPI, वो दुनिया में छाया हुआ है। ठीक है, तो जो डिजिटल समाधान है उनके आदान प्रदान के लिए सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार के लगभग नहीं बेटा 10 ही समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर हुआ है। इनमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वीज़ा वाला हो गया, भूविज्ञान हो जाएगा, खनिज संसाधन है, इन सब के लिए भारत और जो मंगोलिया है उनके बीच यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट न्यूज़ में यह है कि बेटा भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया, ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच जो बेटा राजनयिक संबंध है, राजनयिक संबंध यानी कि हमारे यहाँ एक राजदूत रहता है उनका, और हमारे भारत का राजदूत भी एक मंगोलिया में रहता है। ठीक है, तो राजनयिक संबंध, इनको 10-70 वर्ष हो गए बेटा, संबंधों को 70 वर्ष हो गए हैं, इसलिए भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया है, इसलिए यह न्यूज़ में भी है। ठीक है, तो न्यूज़ में रहने के 2 रीजन हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो रीजन बेटा ये है कि हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 10 कॉन्ट्रैक्ट साइन की है। सेकंड, राजनयिक संबंधों को 70 वर्ष पूरे हुए हैं, और उनके लिए एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। ठीक है, तो यह डाक टिकट जारी करना अपने आप में बताता है कि कितने महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एक दूसरे के लिए हम हैं। ठीक है, हम का मतलब भारत मंगोलिया के लिए है और मंगोलिया भारत के लिए है। राइट, तो राइट ऑप्शन बेटा हमारा है मंगोलिया। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किस राज्य में 13,430 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। राइट ऑप्शन क्या है बताइए सर, राइट ऑप्शन क्या है बताइए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश।
इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो क्या समझ में आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आंध्र प्रदेश का यानी कि दौरा करने वाले हैं और यहाँ पर वह एक 13,430 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं उनका शुभारंभ करेंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है श्री भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन, श्री श्री भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन, ठीक है, स्वामी मंदिर है। लिखना तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसकी जरूरत भी नहीं है तो अदरवाइज ठीक है, नाम तो ऊपर है। यहाँ पर भी मोदी जी जाने वाले हैं। बात ये नहीं है कि मोदी जी जाने वाले हैं, बात ये है कि श्री भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश में है बेटा। आप ये वाली चीज याद रखेंगे, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है। इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये नहीं है कि मोदी जी वहां जा रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह मंदिर आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के कहाँ पे है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नंदयाल। ठीक है बेटा, कहाँ पे आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है नंदयाल, नंदयाल में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे, ऑप्शन क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे हमारा राइट है। और ठीक है, इस मंदिर के बारे में बात की, यह मंदिर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसे आप याद रखेंगे। आई रिक्वेस्ट कि यह मंदिर आएगा पेपर में। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी। एनएसजी जो देखते हैं ना आपको, 7वां केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भाई एनएसजी का एक और सेंटर ओपन किया जा रहा है, कहां पे वो होगा इसके लिए क्वेश्चन है। तो एनएसजी के बारे में आप सभी को पता है। तो आपको देखते हैं शूटर जैसे पूरे कवर, ब्लैक यूनिफॉर्म, फुल बॉडी कवर, एनएसजी कमांडो। ठीक है, तो उसके लिए एक केंद्र सेंटर ओपन किया जा रहा है, वह कहां होगा? ऑप्शन हमारे हैं लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर। बट राइट आंसर हमारा है अयोध्या। क्या राइट आंसर? राइट आंसर हमारा है अयोध्या। क्लियर पॉइंट। तो जी अयोध्या में 7वां एनएसजी हब, एनएसजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। है तो कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, न्यूज में क्यों है? अभी हाल फिलहाल में 41th स्थापना दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन मेरा ये है, कब मनाया गया था? कमेंट कर दीजिए जरा, देखता हूं क्या पढ़ रहे हो आप लोग। तब हम डिस्कस करते हैं कि एनर्जी का काम क्या है। तो भाई एनर्जी स्पेशलिस्ट काम करती है आतंकवादी विरोधियों पर, अपहरण कोई है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस फोर्स के रूप में काम करती है। ठीक है, तो अब अयोध्या भारत का 7वां हब बन जाएगा। इससे पहले हम बात करें तो मुंबई था, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू। तो आप सुन लीजिए, जम्मू, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। ठीक है साहब, अब 7वां हो जाएगा कौन सा? हमारा अयोध्या। तो दिक्कत परेशानी यहां तक? डन, पक्का, दिक्कत नहीं ना? चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2025-26 में भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? यानी कि भारत का जो ग्रोथ रेट है उसको रिवाइज किया गया है किसके द्वारा बेटा? आईएमएफ के द्वारा, है ना, आईएमएफ के द्वारा रिवाइज किया गया जी, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बाद में बात करेंगे। ऑप्शन हमारे हैं 6.2, 6.4, 6.6, 6.8। तो राइट आंसर हमारा क्या है बेटा? राइट आंसर हमारा है 6.6। क्या है बेटा राइट आंसर? 6.6। क्या है? 6.6। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बेटा अभी ये हमारा आंकड़ा रिवाइज किया गया है। आप सभी को पता है कि अभी हमारे एक चाचा जी नाराज हो रखे थे, उनको बेचारा को वो नहीं दिलवाया आपने नोबेल पीस। वेनेजुएला के छोटे देश के लोग को दिलवा दिया, इतने बड़े नेता को नहीं दिलवाया।
सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट को यह अवार्ड नहीं मिल पाया। सो सैड, सो सैड ना। तो आईएमएफ ने भारत के जो जीडीपी है उसको प्रोडक्शन की बात की है। तो आईएमएफ ने अमेरिका के टैरिफ के बावजूद भी, उसका प्रभाव जो पड़ेगा उसके बावजूद भी, भारत की जो जीडीपी है उसका जो पहले का प्रोडक्शन था उससे अधिक तेजी से वृद्धि दर बताई है कि भारत जो उसका पहले का प्रोडक्शन था उससे अधिक तेजी से भारत ग्रोथ करेगा। ठीक है जी, डन। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? डन। चलो अब आते हैं आईएमएफ के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थापित कब हुआ था बेटा? जुलाई 1944 में इसको स्थापित किया गया था जुलाई 1944 में। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। इससे पहले आप समझ लिए ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इसको स्थापित किया गया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को। ठीक है, इसलिए इनको ये बोला था ब्रिटेन को, अरे क्या है, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। ठीक है, क्लियर पॉइंट, डन। बट हम थोड़ी समझे, ये स्थापित तो हो गया था बट इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था बेटा 1945 में। इफेक्टिव इसे कहते हैं कार्य करना प्रारंभ किया था। कार्य करना प्रारंभ किया गया था 1945 में। स्पेसिफिक डेट लिखने की जरूरत नहीं है, दिसंबर 1945। ठीक है, आप सब सिर्फ स्थापित डेट याद रखेंगे कि कब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, कब इसको फाउंड किया गया था, यानी स्थापित कब किया गया था। ठीक है जी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है बेटा वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। ठीक है जी, वॉशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है, वहां इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विमोचित पुस्तक रेडी, रेलिवेंट एंड रिजेंट सेकंड शॉपिंग ए फ्यूचर रेडी कोर्स के लेखक कौन है? बुक का नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, तो भाई थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, ऑप्शन हमारा है जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। राइट आंसर क्या है हमारा, बताइए। राइट आंसर क्या है हमारा, बताइए सर। अच्छा एक चीज बताइए, हमें क्वेश्चन करते हैं लास्ट। एक चीज समझिए, मैंने कहा था आंकड़ा रिवाइज किया है ना, संशोधित रिवाइज किया है, तो मुझे बताएगा कि इससे पहले आईएमएफ ने क्या डेटा दिया था कि ग्रोथ रेट क्या रहेगा? बेटा इससे पहले आईएमएफ ने ग्रोथ रेट दिया था 6.4 का, है ना, अभी उसे बढ़ा कर दिया 6.6। ठीक है, डन। और ये तो बताने जो तो नहीं ना कि 190 देश सदस्य हैं उसके, तो पता ही होगा, बेसिक चीज है यार, है ना, क्लियर। चलो हाँ, बस ये मतलब मेरे को याद आ गया था कि डिवाइस था ना वो, तो एक पहले भी आया हुआ डाटा। चलिए आइए जी, बैक टू द क्वेश्चन। लेखक कौन है? राइट आंसर हमारा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। सीडीएस अनिल चौहान इस बुक के राइटर हैं। क्लियर जी, चलो हटा दूं। कोई दिक्कत ना? हाँ, अगर हाँ, सही 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 बोला बिल्कुल। देखो इस बुक का विषय क्या है, क्वेश्चन निकल के आएगा सर विषय क्या है इसका। तो इसका विषय है, इस जो बुक है इसका विषय रहेगा बेटा कि जो फ्यूचर में जो भी वॉर है या फिर जो हमारी आर्मी पर्सनल है उसको किस प्रकार से सेव करना है, उसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है, एक दृष्टिकोण के रूप में इस बुक को उन्होंने प्रस्तुत अपने मतलब रिप्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। ठीक है, हाँ विषय बस ये है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। भारत 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में चुना गया है? निर्वाचित हुआ है भाई, चुना नहीं हुआ था, निर्विरोध चुना गया है। ठीक है, हाँ निर्विरोध यानी कि अगेंस्ट में कोई था ही नहीं,
कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर ही नहीं था, विरोधी ही नहीं था। निर्विरोध का मतलब विरोधी ना होना, विरोधी ना होना, ये होता है निर्विरोध। ठीक है जी। किसके लिए चुना गया, आ जाते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, यूएनएससी। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, यूएनएचआरसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आईसीजे। किस संस्थान के लिए भारत का, किस संस्थान के लिए भारत का, पता है सर क्या किया है, भारत को एक क्या बोलेंगे, अध्यक्ष समझ लो, अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में चुना गया है। बताइए किस संस्थान के लिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर मुझे बता दीजिए, कोई अगर फॉलो कर रहा है करंट अफेयर्स को, तो राइट आंसर हमारा है यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के लिए भारत को चुना गया है। किस कार्यकाल के लिए, 2026 से 28 के लिए। तो आपको दिख रहा होगा बेटा कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल है 3 वर्ष का जी। कार्यकाल कितने वर्ष का है, कार्यकाल 3 वर्ष का है। आप ये याद रखेंगे बिल्कुल कंटेस्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, निर्विरोध चुना गया है, निर्विरोध चुना गया है यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरोध में कोई ना हो उसे बोलते हैं निर्विरोध। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, डन। दूसरा एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, भारत का यह 7वां कार्यकाल है, भारत का यह 7वां कार्यकाल है, 7वां कार्यकाल है। तो यह भारत का 7वां कार्यकाल है, डन, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, चलो ठीक है जी। राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे आते हैं, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फॉर्चून लीडरशिप अवार्ड, फॉर्चून लीडरशिप अवार्ड 2025 में किस संगठन को मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस संगठन को मानवता उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार के रूप में से सम्मानित किया गया है, बताइए सर। तो ऑप्शन हमारा है भारत संचार निगम लिमिटेड, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए सर। तो राइट ऑप्शन हमारा है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट है। ठीक बेटा, बी हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है, ऑप्शन बी हमें यहाँ पे राइट है। आप याद रखेंगे ऑप्शन बी। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी। मुझे बताइए कि यह सम्मान हुआ था तो इवेंट कहाँ हो रहा था बेटा, इवेंट की लोकेशन क्या थी, इवेंट लोकेशन क्या थी, इवेंट लोकेशन थी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आप ये छोड़ नहीं सकते, लोकेशन आपको याद रखनी चाहिए, ये आपको कंटेस्ट चाहिए मुझे। यह इवेंट कब हुआ था, कहाँ पर हो रहा था, न्यू दिल्ली में हो रहा था और 11 अक्टूबर को यह हुआ है। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। चलें आगे, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, बढ़ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा घोषित किराए से फुर्सत, एक पहल का नाम बेटा किराए से फुर्सत, क्या नाम है किराए, पहल का नाम किराए से फुर्सत पहल हाल ही में किस एयरलाइन ने शुरू की है। एक एयरलाइन के द्वारा एक पहल स्टार्ट की है किराए से फुर्सत। ठीक है, ऑप्शन हमारे हैं एयर इंडिया, इंडिगो, अलायंस एयर एंड स्पाइस जेट। तो बताइए राइट ऑप्शन हमारा क्या है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू ने अलायंस एयर की एक नई पहल, क्या कौन सी पहल है बेटा, फेयर से फुर्सत, किराए से फुर्सत, वो लॉन्च की थी। यानी कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन हमारा है एयरलाइंस एयर, सॉरी अलायंस एयर। इस
का ऑप्शन हमारा है अलायंस एयर। नाम से पता चल रहा है किराए से फुर्सत, यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो हवाई यात्रा है वो और ज़्यादा अधिक किफ़ायती होगी और जो तनाव मुक्त रहेगी, अफोर्डेबल रहेगी और निश्चित जो फिक्स प्राइस है उस पर किराया प्रदान करेगी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। यानी कि सिंपल सी बात समझिए, इस योजना के तहत टिकट की कीमतें, बुकिंग की तारीख कुछ भी हो, यहाँ तक कि यात्रा के दिन भी सेम रहने वाली है। और इस पहल का परीक्षण हुआ था बेटा, स्टार्ट हुई है 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा। ठीक है जी, जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसे और आगे इसको प्रोसीड किया जाएगा। ठीक, क्लियर पॉइंट है, क्लियर है। चलो जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू।